हेलो एवरीवन। एनी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम एमपीपीएससी द्वारा मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम दिया जा रहा है, जिसे कि हम एमपीएफएसओ के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए हम मध्य प्रदेश के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। और आज की इस क्लास में, जो कि 5th नंबर की क्लास होगी, इससे पहले हमने 4 क्लासेस हम कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो आज की इस क्लास में हम मध्य प्रदेश में मौर्य काल अर्थात मौर्य शासन काल के समय पर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे जो हमारी मध्य प्रदेश से संबंधित होंगी। हम संपूर्ण मौर्य शासन का अध्ययन नहीं करेंगे, हम केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो कि मौर्य शासन के समय पर मध्य प्रदेश से संबंध रखती हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमें मध्य प्रदेश के इतिहास का अध्ययन करना है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार के जो वीडियो हैं आप तक पहुंच सकें। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। और इसमें भी मध्य प्रदेश में मौर्य काल अर्थात मध्य प्रदेश में मौर्य शासन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो मौर्य काल है अर्थात मौर्य शासन है, ये 322 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक मौर्य शासन काल चला। और जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक धनानंद अर्थात मौर्य वंश से पहले नंद वंश का शासन चल रहा था मगध साम्राज्य पर। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने धनानंद को पराजित किया और इस क्षेत्र में मौर्य वंश की स्थापना की। जब मौर्य वंश की स्थापना हुई अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, इस समय पर मध्य प्रदेश अर्थात मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वह मौर्य वंश के अंतर्गत ही आता था। अर्थात मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र पर मौर्य शासन के काल के दौरान मौर्य वंश का ही शासन था। और मौर्य वंश के विभिन्न राज्यपालों के द्वारा मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र पर शासन किया जाता था। इनके जो प्रतिनिधि हैं, राज्यपाल हैं, इनको नियुक्त कर दिया जाता था। और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र पर भी मौर्य वंश का शासन चल रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, विशेष एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलती हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलती हैं। परंतु आगे जब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार का शासन आता है, सम्राट अशोक का शासन आता है, तो हमें बहुत कुछ एक्टिविटी, बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो चलिए हम चंद्रगुप्त मौर्य के बाद देखते हैं बिंदुसार को। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सम्राट बनते हैं उनके पुत्र बिंदुसार। तो सबसे पहले मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासन आता है बिंदुसार का। किसका शासन आता है? बिंदुसार का। बिंदुसार को बिंबिसार से कंफ्यूज मत कीजिएगा। बिंबिसार अलग शासक है, मगध साम्राज्य के ही हर्यक वंश के, परंतु बिंदुसार हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं और मौर्य वंश के शासक हैं। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो जब बिंदुसार, देखिए बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य और इनकी माँ हैं जो, वो दुर्धरा थी। तो दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मौर्य वंश के शासक बनते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। अर्थात
बिंदुसार हैं जो, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। अर्थात बिंदुसार अमित्रघात नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये भी हमें याद रखना है। इनके शासन काल के समय जब मौर्य वंश में बिंदुसार शासक थे, राजा थे, तो इन्होंने, इनके पुत्र थे कौन कौन? एक इनके पुत्र थे सुसीम और अशोक। तो इन्होंने, बिंदुसार के पुत्र सुसीम और अशोक, तो इन्होंने सुसीम है जो, सुसीम को तक्षशिला का राज्यपाल नियुक्त किया था। कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया था सुसीम को? तक्षशिला का। और अशोक को अवंती। तो इस प्रकार से अवंती वाला क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो अशोक को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया था? अवंती, जिसको हम वर्तमान में उज्जैन के नाम से जानते हैं, वही वाला क्षेत्र है उज्जैन वाला। प्राचीन नाम उज्जैन को हम अवंती नाम से जाना करते थे। तो अशोक को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया था? अवंती का। और सुसीम को तक्षशिला का राज्यपाल नियुक्त किया था। तो शासनकाल बिंदुसार का ही था। इन्होंने अपने इन पुत्रों को, जैसे सुसीम को तक्षशिला का और अशोक को अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया था। अब जब ये यहाँ के राज्यपाल थे, उस समय पर तक्षशिला में हो जाता है विद्रोह। सुसीम के राज्यपाल होने के दौरान तक्षशिला में क्या हो जाता है? विद्रोह। तो इस विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार अशोक को तक्षशिला भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं अशोक को? तक्षशिला। और जो अशोक हैं वह तक्षशिला के विद्रोह को शांत कर देते हैं। यहाँ का विद्रोह समाप्त हो जाता है। परंतु इसी दौरान जब अशोक तक्षशिला विद्रोह शांत करने के लिए आते हैं, उसी समय विद्रोह हो जाता है अवंती में। कहाँ पर हो जाता है? अवंती में। तो जब अशोक यहाँ से दोबारा लौटते हैं, तक्षशिला के विद्रोह का समापन करके फिर से अवंती आते हैं, और यहाँ जो विद्रोह होता है, इस विद्रोह को भी क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। विद्रोह है जो यहाँ के विद्रोह को भी समाप्त कर अवंती पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। तो ये जो सारी घटनाएं हैं, इन घटनाओं की जो जानकारी है वह मिलती है हमें सामंत पासदिका से। किससे मिलती है? सामंत पासदिका। सामंत पासदिका से हमें ये सारी जो जानकारी है ये मिलती है। सामंत पासदिका ये क्या है? एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है जो कि बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? बुद्ध घोष। तो सामंत पासदिका बुद्ध घोष के द्वारा लिखित एक पुस्तक है, जिसमें हमें तक्षशिला और अवंती में हुए विद्रोह की जानकारी मिलती है। और इसमें बताया गया है कि अशोक के अवंती छोड़ने पर किस प्रकार से अवंती में विद्रोह हो जाता है, और अशोक यहाँ से वापस लौटकर इस विद्रोह को शांत करते हैं और पुनः अवंती पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो आप हमें यहाँ पर ये सामंत पासदिका पुस्तक भी याद रखनी है, जो कि बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई है। और यह जो बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक पर एक ये टीका है। टीका लिखी गई है किस पर? विनय पिटक पर टीका। सामंत पासदिका, हमें इन्होंने जो लिखा है बुद्ध घोष, इसको विशेष रूप से याद रखना है कि सामंत पासदिका के लेखक कौन है? बुद्ध घोष। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे सम्राट अशोक की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक। बिंदुसार के बाद जो अशोक हैं, ये मगध साम्राज्य के शासक बनते हैं। तो अशोक हैं जो कहाँ के शासक बनते हैं? मगध साम्राज्य के। तो अशोक हैं जो राजा बनने से पहले 11.5 वर्ष तक, ये समय भी हमें याद रखना है कि जो अशोक हैं 11.5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 11.5 वर्ष तक अवंती के राज्यपाल रहे।
तो किसके समय? बिंदुसार के समय अशोक अवंती के राज्यपाल थे और वो भी कितने वर्ष तक रहे? 11.5 वर्ष तक। और ये जब शासक बने, राजा बने, तब इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। कितने? 99 भाइयों की हत्या कर 269 ईसा पूर्व में ये शासक बने थे। इन्होंने राजगद्दी है जो वो प्राप्त की थी और ये मौर्य वंश के शासक बने थे। जब ये अवंती में थे इन 11.5 वर्षों के दौरान, तब इन्होंने अवंती में एक श्रेष्ठी की पुत्री, किसकी पुत्री? श्रेष्ठी की पुत्री, जिनका नाम था महादेवी। क्या नाम था? इनका नाम था महादेवी। इनसे जो अशोक हैं इन्होंने विवाह किया था। किससे विवाह किया था? महादेवी से इन्होंने विवाह किया था। महादेवी हैं जो ये बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। बौद्ध धर्म की, ये बौद्ध धर्म को मानती थी। कौन? महादेवी। तो महादेवी बौद्ध धर्म की अनुयायी थी जिनसे सम्राट अशोक ने विवाह किया था, जो कि कहाँ थी? अवंती में ही एक श्रेष्ठी थे, व्यापारी थे, उनकी ये पुत्री थी। तो जिनसे सम्राट अशोक ने विवाह किया था। इन्हीं से, जो महादेवी हैं, इनसे इन्हें एक पुत्र और पुत्री का जन्म होता है। तो जो पुत्र होते हैं उनका नाम होता है महेंद्र और पुत्री का नाम होता है संघमित्रा, जिन्हें सम्राट अशोक आगे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका को भेजते हैं। ये वही महेंद्र और संघमित्रा हैं जिनका जन्म महादेवी से होता है, अर्थात इनकी माँ कौन है? महादेवी। चलिए आगे हम बात करेंगे सम्राट अशोक के अभिलेखों की। जो अशोक हैं इनके अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन सा अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, हमें ये विशेष रूप से याद रखना होगा। और अभिलेखों को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे, हमें ये 3 नाम है जो ये याद रखने होंगे। एक तो टी पेनथेलर, जेम्स प्रिंसेप और तीसरा नाम है टर्नर महोदय। ये जो 3 नाम है ये हमें विशेष रूप से अशोक के अभिलेखों के संबंध में याद रखने होंगे। टी पेनथेलर हैं जो, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजा था। इन्होंने? टी पेनथेलर ने। कब? 1750 ईस्वी में प्रथम बार अभिलेख को खोजा। किनके द्वारा? टी पेनथेलर के द्वारा। तो टी पेनथेलर ने सम्राट अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले खोजा, परंतु इन्होंने जब अभिलेखों को खोजा उन अभिलेखों को पढ़ा नहीं गया। तो इससे हमें कोई अनुमान या कोई जानकारी नहीं मिली कि ये जो अभिलेख हैं किसके हैं, किस समय के हैं, किस सम्राट के हैं, क्योंकि इन अभिलेखों को पढ़ा ही नहीं गया। तो परंतु खोजने का श्रेय जाता है टी पेनथेलर को। इन्होंने सबसे पहले इन अभिलेखों की खोज की थी, सबसे पहले खोजा था टी पेनथेलर ने। इसके बाद समय आता है 1837 का। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप, कौन? जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने प्रथम बार इन अभिलेखों को पढ़ा। तो प्रथम बार पढ़ने का जो श्रेय है वो जाता है जेम्स प्रिंसेप को। तो हमें यह याद रखना है कि जो अशोक के अभिलेख हैं उनको प्रथम बार किसने पढ़ा था? तो प्रथम बार पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में। और जब इन्होंने जिन अभिलेखों को इन्होंने पढ़ा, जिस अभिलेख को इन्होंने पढ़ा उसकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी। परंतु जब इन्होंने इन अभिलेखों को सब प्रथम बार इन्होंने जब पढ़ा तो इन्होंने तब भी हमें जो जानकारी है वह हमारे सामने गलत जानकारी आई। क्योंकि इन्होंने जो बताया, उन्होंने इन अभिलेखों को श्रीलंका के किसी शासक का बताया, तब भी हमें यह जानकारी नहीं मिल पाई कि ये जो अभिलेख हैं वह किसके हैं? अशोक के हैं। परंतु इनका भी, इन अभिलेखों के संबंध में बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को टी पेनथेलर के द्वारा खोजा गया, फिर सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। जब टी पेनथेलर ने खोजा तो उन्हें पढ़ा नहीं गया, जेम्स प्रिंसेप ने खोजा और जब जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा पहली बार
तो हमारे सामने आया कि ये किसी श्रीलंका के किसी शासक के हैं, तब भी हमारे सामने सही जानकारी नहीं आई। इसके बाद टर्नर महोदय, जब टर्नर महोदय ने इन अभिलेखों का अध्ययन किया तो इन्होंने ही प्रथम बार बताया कि ये जो अभिलेख हैं किसके हैं, सम्राट अशोक के हैं। तो हमें ये 3 नाम याद रखने होंगे, टी पेनथेलर, जेम्स प्रिंसेप और टर्नर महोदय। चलिए इसके बाद एक एक करके हम इनके जो अभिलेख हैं वह देखेंगे। सम्राट अशोक के अभिलेख, सबसे पहले हम बात करेंगे रूपनाथ अभिलेख की। जो रूपनाथ अभिलेख है यह वर्तमान कटनी जिले की बहोरीबंद तहसील में है। कहाँ पर है? कटनी जिले की बहोरीबंद तहसील में है। ये पहले जबलपुर जिले में आता था, परंतु जब कटनी जिला जबलपुर से अलग हो गया तो जो रूपनाथ अभिलेख है वह किसमें? कटनी जिले में आने लगा। तो क्योंकि पहले तो कटनी जिला था ही नहीं, कटनी जिले में स्थान वही है, परंतु वह स्थान अब कहाँ आता है? कटनी जिले के अंतर्गत। तो रूपनाथ अभिलेख कहाँ पर आता है? कटनी जिले की बहोरीबंद तहसील में। और इस अभिलेख से हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से हमें कौन सी जानकारी मिलती है? बौद्ध धर्म की। और इसमें हाँ, इससे हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। किससे? रूपनाथ अभिलेख से। इसके बाद हम बात करेंगे गुर्जरा अभिलेख की। तो जो गुर्जरा अभिलेख है, गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। कौन सा अभिलेख किस स्थान पर स्थित है ये हमें विशेष रूप से याद रखना है। और किसी अभिलेख में यदि कोई विशेष बात है तो उस बात को भी हमें याद रखना होगा। जैसे रूपनाथ अभिलेख, कटनी जिला और बौद्ध धर्म की जानकारी। इसी प्रकार से जो गुर्जरा अभिलेख है ये दतिया जिले में स्थित है। और इसमें जो गुर्जरा अभिलेख है इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अर्थात इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि जो सम्राट अशोक हैं उनका नाम क्या था? अशोक। देखिए इसके साथ साथ अशोक के कुल 4 अभिलेख ही हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। उनमें से एक है गुर्जरा अभिलेख। इसके साथ साथ 3 अभिलेख और हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। वह देखिए, एक तो मास्की और ब्रह्मगिरी, मास्की और ब्रह्मगिरी, ये जो अभिलेख हैं ये दोनों हैं कर्नाटक में। कहाँ पर हैं? कर्नाटक में। और नेट्टूर अभिलेख, नेट्टूर अभिलेख जो कि है आंध्र प्रदेश में। तो ये जो 4 अभिलेख हैं, इन 4 अभिलेखों में हमें जानकारी मिलती है कि अशोक का नाम अशोक है। और इनमें अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से बताया गया है और अशोक नाम इनमें लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो 4 अभिलेख हैं, गुर्जरा अभिलेख, मास्की अभिलेख, ब्रह्मगिरी और नेट्टूर, इन चारों अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक का नाम अशोक है। और इनमें जो नाम लिखा हुआ है वह है देवानाम प्रियदर्शी अशोक। क्या नाम लिखा हुआ है? देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी अशोक, ये नाम लिखा हुआ है इन चारों अभिलेखों में। तो इन अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक का नाम क्या है? अशोक। चलिए इसके बाद पानगुड़ारिया अभिलेख। जो पानगुड़ारिया अभिलेख है यह सीहोर, सीहोर की बुधनी, कहाँ पर है पानगुड़ारिया अभिलेख? सीहोर की बुधनी तहसील में। और यह एक प्रकार का लघु स्तंभ लेख है। क्या है? लघु स्तंभ लेख। और जो पानगुड़ारिया अभिलेख शिलालेख है, देखिए अशोक के जो अभिलेख हैं उनको शिलालेख, प्रमुख शिलालेख, अभिलेख, प्रमुख स्तंभ अभिलेख, इस प्रकार से इनके अभिलेखों को डिवाइड किया गया है। उन सबको हम जो
भारत का इतिहास है उसमें पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें केवल अभिलेखों की स्थिति और उनमें क्या खास है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो जो पानगुड़ारिया शिलालेख है, ये हमें कहाँ से मिला है? सीहोर से, सीहोर की बुधनी तहसील से। और इसमें जो अशोक ने जब सारो मारो की गुफाओं की यात्रा की थी, कहाँ की? सारो मारो की गुफाओं की यात्रा की थी, उन यात्राओं का वर्णन है। सारो मारो की गुफाओं की यात्राओं का वर्णन है, अर्थात सम्राट अशोक ने सारो मारो की गुफाओं की यात्रा की थी, तो इस यात्रा का वर्णन है पानगुड़ारिया शिलालेख में। और इसी समय इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के साथ चर्चा की थी। तो बौद्ध भिक्षुओं के साथ चर्चा, बौद्ध भिक्षुओं के साथ चर्चा का वर्णन भी है। बौद्ध भिक्षुओं के साथ चर्चा का वर्णन कहाँ पर है? पानगुड़ारिया शिलालेख में। तो इस प्रकार से पानगुड़ारिया शिलालेख कहाँ पर है? सीहोर की बुधनी तहसील में। और इसमें जब सम्राट अशोक ने सारो मारो की गुफाओं की यात्रा की, उस यात्रा का वर्णन है। और बौद्ध भिक्षुओं के साथ जो चर्चा की, उस चर्चा का भी वर्णन है। किसमें? पानगुड़ारिया शिलालेख में। इसके बाद हम बात करेंगे सांची लघु स्तंभ लेख की। सांची लघु स्तंभ लेख, सांची में जहां पर सांची स्तूपा भी है, स्तूप की चर्चा हम अभी आगे करेंगे। अभी हम सांची लघु स्तंभ लेख की करेंगे। तो सांची में स्तूप तो है ही, उसके साथ साथ हमें सांची लघु स्तंभ लेख भी प्राप्त हुआ है। तो सांची लघु स्तंभ लेख लेख कहाँ से? रायसेन जिले में स्थित है, क्योंकि सांची रायसेन में है। तो ये जो लघु स्तंभ लेख है वह कहाँ पर है? रायसेन में। और इस अभिलेख में, इस लेख में अशोक द्वारा संघ भेद रोकने का आदेश दिया गया है। किसका आदेश दिया गया है? यह आदेश के रूप में है। और आदेश भी किसको रोकने का? संघ भेद रोकने का आदेश दिया गया है सांची लघु स्तंभ लेख से। अब इसके बाद हम बात करेंगे सारो मारो अभिलेख की। तो जो सारो मारो अभिलेख है, यह हमें सीहोर जिले से मिला है। कहाँ से मिला है? सीहोर जिले से। और इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। तो सारो मारो अभिलेख सीहोर जिले से मिला है और इससे अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही बौद्ध धर्म संबंधी विचारों की भी जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाले विचारों की जानकारी भी मिलती है। कहाँ से? सारो मारो अभिलेख से। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे वैश्य टेकरी। ये एक स्तूप है, वैश्य टेकरी, जो कि उज्जैन जिले में स्थित है। तो वैश्य टेकरी कहाँ स्थित है? उज्जैन जिले में। और इसको, वैश्य टेकरी को सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी महादेवी के लिए, किसके लिए? महादेवी के लिए बनवाया था। तो ये जो स्तूप है, सम्राट अशोक के द्वारा उनकी पत्नी महादेवी के लिए बनवाया गया था, वैश्य टेकरी, जो कि कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में। इसके बाद हम बात करेंगे तुमैन स्तूप की। तो जो तुमैन स्तूप है, यहाँ से कुल 3 स्तूप मिले हैं। कितने स्तूप मिले हैं? 3 स्तूप, जो कि वर्तमान गुना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तुमैन स्तूप है जो वर्तमान गुना में स्थित है। और यहाँ से कितने स्तूप मिले हैं? 3 स्तूप मिले हैं। और जो तुमैन स्तूप है, यदि हम इसकी स्थिति की बात करें तो यह मथुरा और विदिशा, तो मथुरा और विदिशा के बीच में जो व्यापारिक मार्ग है, मथुरा और विदिशा के बीच में जो मार्ग है, इसके बीचों बीच तुमैन स्तूप की स्थिति है। तुमैन स्तूप की स्थिति कहाँ है? मथुरा और विदिशा के बीच में जो मार्ग जाता है, व्यापारिक मार्ग, उसके बीचों बीच तुमैन स्तूप स्थित है। तो इस प्रकार से हमें इस
बात को याद रखना होगा कि तुमैन स्तूप कहाँ पर है, गुना में, वर्तमान गुना में। देव कुठार स्तूप, देव कुठार स्तूप है जो रीवा जिले से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, रीवा जिले से। चलिए इसके बाद हम देखेंगे भरहूत स्तूप। कौन सा स्तूप, भरहूत स्तूप। तो जो भरहूत स्तूप है यह सतना जिले से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, सतना, सतना जिले की उचेहरा तहसील से, सतना जिले की उचेहरा तहसील से प्राप्त हुआ है भरहूत स्तूप। और इसकी जो खोज है वह 1873 में, कब, 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। तो भरहूत स्तूप की जो खोज है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1873 ईस्वी में की गई थी। तो चलिए हमें ये इन बातों को विशेष रूप से याद रखना है जो हमारे मध्य प्रदेश से संबंध रखती हैं। ये एक एक फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हीं के बहुविकल्पीय प्रश्न बन करके आ जाते हैं। और जो भरहूत स्तूप है इसका विकास आगे शुंग वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया। तो इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं कि भरहूत स्तूप जो कि सम्राट अशोक ने बनवाया था, सतना जिले से मिला, इसका विकास किस वंश के द्वारा करवाया गया। तो हमें यदि पता होगा कि इसका जो विकास है आगे शुंग वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया तो हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो भरहूत स्तूप सतना जिले की उचेहरा तहसील में है। 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी खोज की गई और आगे जाकर के शुंग वंश के शासकों ने इसका विकास करवाया। कसरावद स्तूप, कसरावद स्तूप है जो वो खरगोन में स्थित है। तो खरगोन से हमें कसरावद स्तूप है जो वह प्राप्त होता है। चलिए इसके बाद हम सांची स्तूप की बात करेंगे। तो सांची स्तूप को पढ़ने से पहले आप हमें जो बौद्ध धर्म में हमें 3 शब्द देखने को मिलते हैं। एक तो विहार, बौद्ध धर्म में हमें 3 शब्द देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, विहार। तो विहार क्या होता है हमें पता होना चाहिए। तो विहार है जो, विहार कहा जाता है वह स्थान जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, अर्थात बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। तो बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थल है उसे कहा जाता है विहार। तो इसे हमें याद रखना होगा। इसके बाद एक शब्द आता है चैत्य। क्या आता है, चैत्य। तो चैत्य क्या है, चैत्य है बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जिस स्थान पर पूजा की जाती है। तो यह बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। क्या है, बौद्ध धर्म या भिक्षुओं का, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल। तो जिस स्थान पर पूजा की जाती है, अर्थात जैसे हिंदू धर्म के पूजा स्थल को हम मंदिर कहते हैं, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को कहा जाता है चैत्य। और स्तूप, जो कि हमने अभी इतने सारे स्तूपों का, इस स्तूपों की हमने स्थिति देखी कि कौन सा स्तूप कहाँ है। तो जो स्तूप है वह बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष स्थल को, अर्थात एक ऐसी संरचना जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते हैं, उस संरचना को कहा जाता है स्तूप। तो स्तूप है जो बौद्ध, स्तूप में बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखने वाले स्थल, अवशेष रखने वाला स्थल है, जो स्थान है उसे कहा जाता है स्तूप। तो इस प्रकार से विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल, उसको कहा जाता है चैत्य, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल, और स्तूप है जो वह बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखने वाला जो स्थान है उसे कहा जाता है स्तूप। चलिए अब हम इसके बाद बात करेंगे सांची स्तूप की। तो जो सांची का स्तूप है वह रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है सांची का स्तूप, रायसेन जिले में। इसकी जो खोज है वह 1818 में जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। और इसका जो निर्माण है
सांची के स्तूप का सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया। स्तूप और अभिलेख हमें भारत में सम्राट अशोक के ही देखने को मिलते हैं प्रथम बार। इसके बाद आगे अन्य शासकों के द्वारा भी निर्माण करवाया गया, परंतु प्रथम बार हमें अशोक के अभिलेख और स्तूप देखने को मिलते हैं। स्तूप के अतिरिक्त यहाँ पर, कहाँ पर, सांची में एक विहार और चैत्य का भी निर्माण करवाया, और इन स्तूपों में बौद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और महामोदगलायन के अस्थि अवशेष हैं। चूंकि हमने अभी पढ़ा कि स्तूप में जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके अस्थि अवशेष रखे जाते हैं, तो यहाँ पर किसके अवशेष रखे गए हैं? सारिपुत्र और महामोदगलायन के। और इसी सांची स्तूप में तोरण का जो निर्माण है वह शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया, और सांची को 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। तो देखिए, जो सांची का स्तूप है, यदि हम स्तूप को समझ, देखिए जो स्तूप है कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। इस प्रकार से यदि आप इसकी संरचना को देखें, आप गूगल करके भी देख सकते हैं सांची के स्तूप को। कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। ऊपर इस प्रकार से ये चबूतरा जैसा बना होता है और ऊपर इस प्रकार से ये लगी होती हैं। तो जो ऊपर की ये संरचना है इसे कहा जाता है स्तूप में छत्र, और ये जो संरचना है इसे कहा जाता है हर्मिका। क्या कहा जाता है? हर्मिका। तो स्तूप में जो ये हर्मिका वाला स्थान है, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष सुरक्षित रखे जाते हैं। ऊपरी हिस्से में जो ये वाला हिस्सा है जिसे हम कहते हैं हर्मिका, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के जो अवशेष हैं वह रखे जाते हैं। इसके चारों ओर यदि हम देखेंगे, इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। यह जो है इसको हम देखिए वेदिका कहते हैं, वेदिका। और इस पर चारों ओर दरवाजे बने हुए हैं जिनको कहा जाता है तोरण द्वार। क्या कहा जाता है? तोरण द्वार। इस प्रकार से ये चारों ओर बने हुए हैं ये दरवाजे, ये तोरण द्वार कहलाते हैं। इन्हीं तोरण का निर्माण शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र के द्वारा सांची स्तूप में करवाया गया। इसके अंदर एक और चारों ओर एक रास्ता बना हुआ होता है जिसे कहा जाता है मेधी। क्या कहा जाता है? मेधी, जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा की जाती है, तो इसे प्रदक्षिणा पथ या क्या कहा जाता है? मेधी। तो इस प्रकार से हमें ये जो नाम है विशेष रूप से हर्मिका, जो हर्मिका है इसमें बौद्ध भिक्षुओं के जो अवशेष हैं वो सुरक्षित रखे जाते हैं। ये जो चारों ओर ऐसे दरवाजे बने होते हैं बड़े बड़े, उनको कहा जाता है प्रवेश तोरण द्वार। इन्हीं तोरण द्वार का जो निर्माण है शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र द्वारा करवाया गया। तो इस प्रकार से सांची, हर एक स्तूप की संरचना यही होती है। हम सांची स्तूप की यदि बात करें तो सांची स्तूप हमें कहाँ से मिला है, कहाँ पर स्थित है? ये रायसेन जिले में। हमें ये याद रखना है कि सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसकी खोज है जो जनरल टेलर के द्वारा की गई। किसके द्वारा? जनरल टेलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1818 में। निर्माणकर्ता इसका जो निर्माण है मौर्य वंश के सम्राट अशोक के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया। सम्राट अशोक के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया, और इस स्तूप के अतिरिक्त सम्राट अशोक ने यहाँ पर एक विहार और एक चैत्य का भी निर्माण करवाया। इन स्तूपों में देखिए, हमने अभी देखा कि यहाँ पर हर्मिका में बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष सुरक्षित रखे जाते हैं, तो सांची स्तूप में जो बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध हैं, उनके दो शिष्यों कौन कौन? शारिपुत्र और महामोदगलायन। ये अलग अलग पुस्तकों में नाम थोड़ा थोड़ा अलग मिलता है, आप ये पुस्तक में मिला सकते हैं, परंतु इसका प्रोनाउंसिएशन आप
याद रखिएगा, यदि एग्जाम में आता है तो कहीं महामोदगलायन लिखा हुआ है, कहीं कुछ थोड़ा सा यहाँ वहां है। तो इस प्रकार से महामोदगलायन और शारिपुत्र के अस्थि अवशेष हैं जो हर्मिका में रखे हुए हैं। कहाँ के स्तूप में? सांची स्तूप में। और जो तोरण द्वार हैं इनका निर्माण करवाया था शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने। हाँ, और इसके साथ ही 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में सांची के स्तूप को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के कितने स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सांची का स्तूप तो है ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, परंतु इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के कितने स्थल और उनके नाम जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, आप कमेंट करके अवश्य ही बताएं। चलिए, आज के वीडियो में हम बस इतना ही अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हमने मध्य प्रदेश में मौर्य शासन के दौरान हुई सभी घटनाओं को देखा है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहें और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।